हाँ जी बच्चों, देखो आज की क्लास में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ सेलेक्टेड पार्ट्स पढ़ेंगे, जैसे सीपी सीवी, उनके बीच रिलेशन, ठीक है, एंड रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक फॉर्मूला है, दैट डेल क्यू, हीट सप्लाइड। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग हीट सप्लाई करते हैं विच इज नॉट ए गैस, ठीक है, कैलोरीमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था, हीट सप्लाई करने से दो काम होते हैं, एक तो स्टेट चेंज होता है, सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड टू गैस। नाउ साइमल्टेनियसली एक और काम होता है, हीट सप्लाई करने से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो फॉर्मूला था, दैट वाज मास स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन जब हम लोग गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में हम लोग टर्म मास की जगह जो सेलेक्ट करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में हीट सप्लाइड का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज एन सी डेल टी। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू सी इज इक्वल टू एम इंटू एस। मतलब m इंटू एस सॉलिड बॉडीज के लिए, लिक्विड्स के लिए, बट फॉर गैसेस n इंटू सी। तो इस एक्सप्रेशन में जो टर्म c आता है, इसका नाम कहलाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी अगर इसे डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि देखो, अगर यहाँ पे n का वैल्यू 1 चुना जाए, डेल्टा t का वैल्यू 1 चुना जाए, तो c इक्वल टू डेल क्यू। डेफिनेशन, मोलर हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। सिंपल डेफिनेशन है, ये पूछा नहीं आता इसलिए लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। नाउ अगर हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक और हो जाए, दैट इज टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की होगी, तो जनरली हम लोग यहाँ पे 4 टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। वन इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम लोग डिफाइन करते हैं, इस प्रोसेस में जो प्रेशर का वैल्यू होगा, दैट प्रेशर हैपेंस टू बी अ कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रोसेस। तो यहां पे फॉर्मूला बस चेंज हो जाएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल टी। बस यहां सी की जगह सीपी यूज होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा प्रोसेस आइसोकोरिक। ये सारे प्रोसेस आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, बस एक बार रिकैप जैसा हो जाएगा। इसे हम लोग डिफाइन करते हैं व्हेन द वॉल्यूम हैपेंस टू बी अ कांस्टेंट। देखो, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो फॉर्मूला डेल क्यू इज एन सीवी डेल टी, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एग्जैक्टली सेम वे में एक प्रोसेस का नाम कहलाता है आइसोथर्मल। ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसे हम लोग डिफाइन करते हैं, इस प्रोसेस में टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट, मतलब बदलता नहीं है टेम्परेचर। तो देखिए, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहां तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं ना कि डेल टी इक्वल टू, डेल टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल टी का वैल्यू 0। तो यहां से अगर सी का वैल्यू निकाला जाए तो सी टर्न्स आउट टू बी डेल क्यू अपॉन एन डेल टी। अब डायरेक्टली बताओ, नीचे का टर्म 0 हो जाएगा तो 1/0, नॉट डिफाइंड, दैट्स इनफाइनाइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर करेंगे, देन C इज इक्वल टू इनफाइनाइट, दैट्स नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। इसी तरह से एक लास्ट प्रोसेस भी है जिसका नाम कहलाता है एडियाबैटिक। तो देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस को डिफाइन किया जाता है व्हेन हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज 0।
तो जब हीट सप्लाइड 0 है तो प्रोसेस का नाम एडियाबैटिक। तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप डेल क्यू का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 0 मिलेगा। तो सी के लिए तो फॉर्मूला यही था, डेल क्यू अपॉन एन डेल टी। अब बताइए यहाँ पे जब ये वैल्यू 0 हो जाएगा डेल क्यू, देन सी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग सी का वैल्यू बता सकते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक, नाउ लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक और टर्म पढ़ा था जिसका नाम था इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सिंबल था यू, इसका फॉर्मूला था एन इंटू एफ आर बाई 2 इंटू डेल टी। ठीक है, और इसी u को बताने के लिए, सॉरी u लेंगे तो सिर्फ t होगा और डेल u लेंगे तो डेल t कहलाएगा। नंबर ऑफ मोल्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय 2, डेल u है तो इट इज डेल t। यहां हम लोगों ने एक और फंडा सीखा था क्या, कि जब भी हम लोग इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। देन वी कैन राइट एन सी वी डेल टी, ये फंडा भी सीखा था। तो जस्ट अगर हम लोग इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करते हैं, तो इन दोनों को मिला के देखें तो सीवी का एक वैल्यू भी तो मिलेगा। वैल्यू क्या कहलाएगा, एफ इंटू आर बाय 2। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कंक्लूजन जो हम लोग को बहुत ध्यान में रखने पड़ेंगे। वन कंक्लूजन क्या हो गया, ये जो इंटरनल एनर्जी है या चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर एंड नथिंग एल्स। ठीक है, मतलब प्रोसेस में इन चारों में से कोई भी प्रोसेस ले लो, एनी वन ऑफ। ठीक है, तो डेल्टा यू के फॉर्मूले में अगर टेम्परेचर चेंज होगा तभी इंटरनल एनर्जी बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो भी यही फॉर्मूला, वॉल्यूम कांस्टेंट है यही फॉर्मूला, टेम्परेचर कांस्टेंट सेम फॉर्मूला, एडियाबैटिक के लिए सेम फॉर्मूला। तो जब यहां से हम लोग को ये पता है हर सिचुएशन में फॉर्मूला सेम है, तो बताइए सीवी का वैल्यू जो निकाले हुए यहाँ से कंपेयर करके क्या ये प्रोसेस डिपेंडेंट होगा? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कोई भी प्रोसेस चुनो, एनी प्रोसेस ऑफ योर चॉइस, हर प्रोसेस में सीवी का वैल्यू सेम। मतलब अगर आप कांस्टेंट प्रेशर वाला केस ले गए हैं तो भी सीवी का वैल्यू ये, कांस्टेंट वॉल्यूम ले गए हैं तो सीवी का वैल्यू ये, आइसोथर्मल के लिए, एडियाबैटिक के लिए, सबके लिए सीवी का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। लेकिन एक छोटा सा कंफ्यूजन फिर आ जाता है, लेकिन सीवी जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो किसके लिए बताते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये सीवी तो सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होना चाहिए था या सबके लिए होना चाहिए था? देख के तो लगा सबके लिए, सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होना चाहिए था, लेकिन इसे देख के क्या पता चला, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आया। तो कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है नहीं एक्चुअली में। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हम लोग डेल यू डिफाइन कर रहे हैं सीवी, ठीक है, और यहाँ पे डिफाइन क्या कर रहे हैं हम लोग, डेल क्यू। ठीक है, तो एक्चुअली है क्या कि अगर हम लोग सीवी का ये वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सीवी के अकॉर्डिंग डेल क्यू डिफाइन होता है। मतलब अगर डेल क्यू लिखना है तो सीपी यूज करेंगे, डेल क्यू लिखना है तो सीवी यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जब डेल क्यू निकालेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए तो सीवी जो यूज किया ये सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ही है। दिस फॉर्मूला इज फॉर डेल क्यू एंड दिस वन इज फॉर डेल यू, दोनों अलग अलग चीजें। डेल क्यू इज द टोटल हीट सप्लाइड एंड डेल यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दोनों ठीक अलग अलग है। मतलब अगर आपको डेल क्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और ये सीवी का वैल्यू यहां से नहीं आया, इसमें से नहीं आया, सीवी का वैल्यू पहले से ये था। अब ये वैल्यू यहाँ पे सेट होता है। उसी तरह से कांस्टेंट प्रेशर के लिए जब आपको डेल क्यू निकालना पड़ेगा तो आप सीपी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग सीपी का वैल्यू नहीं निकालते हैं ना, हम लोग सीवी के अकॉर्डिंग फिर उसका वैल्यू कैलकुलेट करके निकालते हैं। जैसे सीवी का वैल्यू हर प्रोसेस के लिए सेम रहेगा,
वैसे सीपी का वैल्यू भी हर प्रोसेस के लिए सेम, लेकिन अगर डेल क्यू निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, जो सेम वैल्यू सीपी का है वो पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए दैट सीवी इज नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन द प्रोसेस। सभी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस लो, हर प्रोसेस के लिए सीवी का वैल्यू यही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। दैट इज सीवी एंड सीपी आर प्रोसेस इंडिपेंडेंट। दैट इज कोई भी प्रोसेस सेलेक्ट करो, हर प्रोसेस में सीपी और सीवी का वैल्यू बदलने वाला नहीं है, इट्स गोइंग टू बी फिक्स। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए अभी यहां तक में। नो कंफ्यूजन तो पहले से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अभी हम लोग का एक रिलेशन बचा हुआ है, दैट्स रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। उसके पहले एक छोटा सा पार्ट है दैट्स कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा रिकैप। देखो यहाँ पे अगर कोई भी गैस है, ठीक है, किसी भी कंटेनर में, एंड कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाया या घटाया जा सकता है, वॉल्यूम कैन बी चेंज। तो उस सिचुएशन में जब भी आप हीट सप्लाई करते हैं किसी भी गैस को, तो हीट सप्लाई का ये दो काम करता है। पहला टेम्परेचर बढ़ाता है और दूसरा उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होता है। दो ही काम, टेम्परेचर बढ़ाने का काम और वॉल्यूम एक्सपेंड करने का। तो एनर्जी के टर्म में अगर देखा जाए, टेम्परेचर बढ़ाने वाले काम को कहते हैं हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने का काम के क्रॉसपॉन्डिंग हीट के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज, और दूसरा वॉल्यूम बढ़ाने वाले काम का हम लोग नाम देते हैं वर्क डन। ये दो फॉर्मूला होता है। हीट सप्लाई का दो काम, इंटरनल एनर्जी में चेंज बोले तो टेम्परेचर बढ़ाने का काम, दूसरा वर्क डन। अगर हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इस डेल क्यू के लिए डेल यू का फॉर्मूला फिक्स था, एन सी वी डेल टी, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है। और दूसरा वर्क डन का फॉर्मूला तो पता ही है, पीडीवी, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। फ्लूइड में भी आया था ये फंडा, ये फंडा लगेगा। अच्छा, हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े थे डेल क्यू का भी थोड़ी देर पहले, मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म में। दैट इज इस डेल क्यू को चाहो तो हम लोग एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, एन सी डेल टी, नंबर ऑफ मोल्स, मोलर हीट कैपेसिटी, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जनरली हम लोग या तो नीचे वाला फॉर्मूला के टर्म में ध्यान में रखते हैं या फिर ऊपर वाला फॉर्मूला, बट मोस्टली हम लोग यूज करेंगे ये ऊपर वाला फॉर्मूला। डेल यू का फॉर्मूला फिक्स होगा, वर्क डन का फॉर्मूला पीडीवी। अभी इंटीग्रेशन किया गया नहीं है, इंटीग्रेशन जो होगा वो सिचुएशन डिपेंडेंट, मतलब प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलेंगे। पी का वैल्यू पुट करना होगा तब ना इंटीग्रेशन होगा। चलो अब यहाँ देखो, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। चलो थोड़ा पहचानते हैं हम लोग सीपी और सीवी को। सीपी का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम लोग यहाँ जो प्रोसेस सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट है, और इन सभी प्रोसेस के लिए आइडियल गैस ही सेलेक्ट करना है और आइडियल गैस इक्वेशन हमेशा वैलिड होगा। ठीक है, तो यहां हम लोग फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं, दैट्स डेल क्यू, फॉर्मूला डेल यू प्लस वर्क डन। गॉट इट। चलो डेल क्यू कांस्टेंट प्रेशर है तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म में एन सी डेल टी।
तो बताओ प्रेशर कांस्टेंट है, सी का नाम सी रहेगा या सीपी हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। अब ये बताइए डेल यू का फॉर्मूला में सीपी होगा या सीवी होगा? ये तो हमेशा फिक्स ही होता है ना, बदलता ही नहीं है। ठीक ना, वर्क डन फॉर्मूला एक ही था, पीडीवी। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्या, कि देखो यहाँ पे dt है या डेल्टा टी, तो यहाँ भी डेल्टा टी, तो यहाँ पे डीवी लेने से अच्छा है, सिमेट्रिसिटी को फॉलो करना है तो डेल्टा वी लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ डेल्टा वाला टर्म है दोनों जगह, तो यहाँ भी डेल्टा वाला टर्म यूज होगा। ठीक, अब एक छोटा सा और इशू है क्या, कि यहाँ देखो डेल्टा टी है, यहाँ भी डेल्टा टी है, अगर इसके साइड भी डेल्टा टी आता तो अच्छा रहता ना, डेल्टा टी कट जाता। तो पी डेल्टा टी को, डेल वी को हम लोग को डेल्टा टी में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए अपने पास जो दूसरा फैसिलिटी है, जो अवेलेबल थिंग है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल टू एन आर टी, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहां से देखो अपने को चाहिए क्या, डेल्टा वी को हटा के डेल्टा टी चाहिए। गॉट इट? तो यहाँ देखो P है, V है, T है, तो डेल है, मतलब डिफरेंशिएशन जैसा। तो यहाँ बताओ इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग दोनों को, LHS RHS दोनों को करें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड में P जो टर्म है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट। इसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे ना हम लोग, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को तो बाहर रखते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो प्रेशर P को बाहर रखेंगे, तो डिफरेंशिएशन किसका? बस V का, V की जगह डेल V। एन वी कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट वो फिक्स है, तो वॉल्यूम बदलेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी बदलेगा, तो इट इज डेल टी। अब बताओ P डेल V का वैल्यू मिला, एन आर डेल टी, पुट कर देते हैं। वी गेट एन सी पी डेल टी, एन सी वी डेल टी, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, और लास्ट वाला P डेल V की जगह। चलो अपना काम बना, सब में डेल टी का टर्म आ गया, अब जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या क्या होगा? एन विल कैंसिल आउट और डेल टी, तो जो बचेगा वही रिलेशन कहलाएगा। तो बचा हुआ टर्म Cp इक्वल टू Cv प्लस आर। डेरिवेशन में कोई कंफ्यूजन? तो इस तरह से हम लोग वैल्यू डिराइव करते हैं, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। स्कूल के एग्जाम में या तो 2 मार्क्स का आता है या कभी कभी 3 मार्क्स का, ये डेरिवेशन। ठीक है, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो पूछ लिया तो हर बार पूछता होगा। रिलेशन में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। ठीक, नोटेड। देखो एक प्रोसेस है जिसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस, नाम तो सुने ही होंगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में एक टर्म आता है कॉल्ड गामा, जिसका नाम कहते हैं हम लोग एडियाबैटिक कोफिशिएंट। तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्चुअली में ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जब प्रोसेस पढ़ेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस, वहां डिस्कस करेंगे। अभी बस इसका एक फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, ये जो गामा होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv, इट्स द रेशियो, Cp अपॉन Cv का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं जिसमें Cv होगा, Cp होगा और गामा होगा। ठीक है, चलो Cv
दैट इज CV, CP एंड गामा। ठीक है, फर्स्ट में मोनो एटॉमिक गैस, नाम तो सुने ही होंगे। मोनो एटॉमिक गैस किसे कहते हैं हम लोग? जिसके एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम होता है, जैसे हाइड्रोजन या हीलियम। हीलियम और कोई? नियॉन, वो भी चलेगा। इनर्ट गैसेस, जितने भी इनर्ट गैसेस हैं वो सब मोनो एटॉमिक। तो इन सब के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बताओ? 3। बिल्कुल सही। अच्छा, सीवी का फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में F/R/2 ये था। तो बताओ यार सीवी का वैल्यू क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2। तो दिस विल बी 3R/2। ये ठीक है। चलो अब यहां देखो, इसके अकॉर्डिंग जब ये CV का वैल्यू 3R/2 है और CP का फॉर्मूला CV प्लस R ऐड करना है, तो 3R/2 प्लस R ऐड करने पे 5R/2 ये भी हो गया। अब गामा का वैल्यू CP/CV 5R/2 डिवाइड बाय 3R/2, R/2 तो कट जाएगा, बचेगा 5/3। बताइए पॉइंट में क्या आएगा? 1.666, बोले तो 1.67। 6 का गेसिंग आया 6.666, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये मिलेगा। चलो चलो इसी तरह से एक दूसरे गैस का बताओ। इसका नाम डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक मीन्स एक मॉलिक्यूल्स में 2 एटम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। बिल्कुल 5। चलो अब मुझे बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, सीवी का वैल्यू 5R/2, 5R/2। नाउ CP का वैल्यू प्लस R, that's 7R/2, that's 7/5। पॉइंट में अप्रोक्सीमेटली 1.4। and the last one triatomic gas। बिल्कुल, तो ट्राइएटॉमिक गैस में हम लोग H2O सेलेक्ट करते हैं। तो बताइए इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 7। तो CV का वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है, 7R/2, 7R/2। CP प्लस R, that's 9R/2। now ratio 9/7, approximately 1.28 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इससे हम लोग कंक्लूजन बस ये निकालते हैं कि नेचर ऑफ गैस मोनोएटमिक है, डायएटमिक है, ट्राइएटमिक है। इसके अकॉर्डिंग CP और CV और गामा का वैल्यू होता है। प्रोसेस कोई भी हो, आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो, CP का वैल्यू फिक्स, गामा का वैल्यू भी फिक्स। और जैसे जैसे हम लोग एटॉमिसिटी बढ़ाते हैं मोनोएटमिक से डायएटमिक, डायएटमिक के बाद ट्राइएटमिक, गामा का वैल्यू डिक्रीज होता है। एटॉमिसिटी बढ़ाने से गामा का वैल्यू डिक्रीज होता है। बिल्कुल, तो पहले इसे नोट कर लीजिए। देखिए
केटीजी में हम लोग कुछ टर्म्स पे ध्यान देंगे, दैट इज एक आइडियल गैस इक्वेशन है दैट CV इक्वल टू nRT। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल द प्रोसेस। कुछ भी किया जाए, दो गैसेस को मिक्स करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, वॉल्यूम घटाते हैं, डेल्टा क्यू जीरो, कुछ भी चेंजेस करो, टेम्परेचर कांस्टेंट, सब में ये इक्वेशन हमेशा वैलिड रहता है। ठीक है। सेकेंड थिंग, वर्क डन का फॉर्मूला PdV हमेशा रहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। डेल यू दैट इज NCV डेल T, हर प्रोसेस में ये फॉलो होगा। रिस्पेक्टिव प्रोसेस कौन सा है? नो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू NCV del T, that change in internal energy प्लस वर्क डन। ये फॉर्मूला भी हमेशा वैलिड होता है। ठीक है ना। अब याद करो, जैसे हम लोग कैलोरीमेट्री में पढ़े थे कि दो लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर को मिलाते हैं, एक हाई टेम्परेचर वाले लिक्विड को एक लो टेम्परेचर वाले लिक्विड आपस में मिक्स कर दिए, तो बीच में कॉमन टेम्परेचर होता था। तो कॉमन टेम्परेचर निकालने के लिए एक कंडीशन लगाते थे, ठीक है, दैट हीट लॉस शुड बी इक्वल टू हीट गेन, दैट्स लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही, अगर एक चैम्बर में कोई गैस डाला हुआ है, उस कंटेनर में आप दूसरे गैस को भी डाल दो तो दोनों गैस मिक्स हुआ, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग भी हो सकता है। ठीक, तो अगर एक्सटर्नली से कोई हीट आएगा भी नहीं, कोई हीट जाएगा भी नहीं, मतलब बाहर से कोई हीट दिया भी नहीं गया, तो बाहर से कोई हीट आया भी नहीं गया, ठीक है, इन दोनों सिचुएशन में अगर डेल क्यू जीरो है तो डेल क्यू मतलब हीट सप्लाइड, पॉजिटिव मतलब सिस्टम को हीट दिया गया, नेगेटिव मतलब हीट लिया गया, तो जीरो है मतलब कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ। तो इन सब में क्या होता है कि जैसे उसमें पढ़े थे हम लोग कैलोरीमेट्री में, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, तो वैसे ही इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब डेल्टा यू में जो गेन होगा और डेल्टा यू में जो लॉस होगा, दोनों हमेशा इक्वल। लेकिन ये फंडा कब काम करेगा? जब कोई एनर्जी एक्स्ट्रा ना दिया गया सिस्टम में, ना एनर्जी कोई लिया गया। ठीक है, और डेल्टा यू का फॉर्मूला तो पता ही है। ठीक है, मतलब जो हाई टेम्परेचर पे होगा वो एनर्जी को लूज किया, जो लो टेम्परेचर पे होगा वो एनर्जी को गेन किया। तो इतने बेसिक थिंग्स है जो हमेशा यूज करना पड़ता है केटीजी पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन मिलने से। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के नाम पे केटीजी का, उसके बाद हम लोग इसको अप्लाई करते हैं स्विच क्वेश्चन पे। सिस्टम एडियाबैटिक सरफेस, टू मोल ऑफ H2।
देखो ये नोट कर लिए। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि दो चैम्बर्स हैं, पिस्टन विच इज फिक्स नॉट मूविंग, मूविंग होगा तो बताया जाएगा, पिस्टन इज फिक्स्ड। इसमें एक गैस है जिसका है 2 moles ऑफ H2, वॉल्यूम V। नाउ इट इज 1 mole ऑफ हीलियम, वॉल्यूम V। दोनों का टेम्परेचर गिवन है और ये जो सरफेस बताया गया है ऑल सरफेस आर एडियाबैटिक, मतलब ना हीट अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। ठीक, अब दोनों गैस को मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद एक कॉमन टेम्परेचर आएगा। ठीक है, कॉमन टेम्परेचर का वैल्यू निकालना है, वो कंफ्यूजन नहीं ना। एक छोटा सा इसमें कंफ्यूजन होता है कि दोनों को मिक्स कैसे किया गया। इस गैस को पानी के जैसे उठा के इसमें तो डाल नहीं सकते हैं। ठीक, तो मिक्स करने का प्रोसेस बताने के लिए कई बार क्या होता है कि इन दोनों जो चैम्बर्स है आपस में इसको एक पाइप से जोड़ा जाता है। इस पाइप का वॉल्यूम बहुत कम होगा, निग्लिजिबल, इस पाइप से जोड़ दिया गया। वॉल्यूम बीच के पाइप का निग्लिजिबल, एडियाबैटिक, मतलब कोई एनर्जी आएगा ना जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा कई बार नॉब लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप नॉब लगा दिए हैं तो इधर का गैस इधर भी नहीं आ सकता, ये गैस इधर भी नहीं आ सकता। तो कई बार टर्म जो यूज किया जाता है व्हेन टू गैसेस आर मिक्स, मिक्सिंग के जगह एक नया नाम लिया जाता है व्हेन नॉब इज ओपनड, नॉब खुल गया तो ये गैस यहां जा सकता है, ये गैस यहाँ, तो मिक्सिंग का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, या तो डायरेक्ट वर्ड यूज होगा टू गैसेस आर मिक्स और द नॉब इज ओपन। मीनिंग क्लियर? चलो पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए अभी। क्वेश्चन क्लियर? चलो अब सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो पहले सॉल्व करने से पहले कुछ चीजों पे ध्यान देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट, अगर हम लोग नॉब को ओपन कर देते हैं तो ये वाला गैस भी यहाँ जा सकता है, ये वाला गैस भी यहाँ आ सकता है। तो दोनों गैस एक जगह दूसरी जगह जाएगा तो फाइनल दोनों गैस मिक्सअप हो गया। तो अगर बोला जाए हाइड्रोजन एटम के लिए पहले वॉल्यूम V था, अब हाइड्रोजन एटम के लिए नया वॉल्यूम क्या होगा? ये बस हाइड्रोजन इसमें रहा कि दोनों पे का गया? तो नया वॉल्यूम 2V, नया वॉल्यूम 2V, और इसके लिए नया वॉल्यूम 2V। ठीक है, अब बताओ अगर आपको ये बोला जाए कि एक साइड का प्रेशर ज्यादा है एक साइड का प्रेशर कम है, ठीक है, तो लिक्विड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा। ठीक, कब तक जाएगा? जब तक दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाए। तो अगर दोनों लिक्विड को मिक्स, मतलब दोनों गैसेस को मिक्स कर देते हैं तो फाइनल सिचुएशन में, ठीक है, फाइनल सिचुएशन में दोनों का प्रेशर अलग अलग होगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। ठीक, देखो फाइनल या फाइनली वॉल्यूम का वैल्यू दोनों के लिए 2V। ठीक है, और टेम्परेचर का वैल्यू T, जो नया टेम्परेचर आएगा दोनों के लिए सेम अलग अलग? सेम। फाइनल प्रेशर P, that will again be
सेम। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम का नाम V नॉट बना दे, तो फाइनल वॉल्यूम दोनों का V नॉट। अब इनिशियल प्रेशर इसका P नॉट है, इसका प्रेशर भी P नॉट है, तो फाइनल प्रेशर विल बी P। ठीक है, फाइनल सिचुएशन समझ में आया? इनिशियल सिचुएशन तो दिख ही गया है ना। वन मोर थिंग, तो बताओ जब गैसेस यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इस पूरे प्रोसेस में क्या है जो चेंज नहीं होगा? टोटल वॉल्यूम तो इसका V नॉट था, नया वॉल्यूम 2 V नॉट हो गया, तो बदल गया। कौन सा ऐसा चीज है जो नहीं बदलेगा? नंबर ऑफ मोल। बिल्कुल, हाइड्रोजन एटम का पहले 2 मोल था, अलग से तो कोई हाइड्रोजन एटम मिला नहीं। ठीक, तो हाइड्रोजन का जो अभी भी नंबर ऑफ मोल से मिक्सअप होने के बाद भी टोटल नंबर ऑफ मोल नहीं बदलेगा, दैट्स कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट। ठीक है, और कोई और चीज बता सकते हैं? एडियाबैटिक है तो हीट एक्सचेंज तो हुआ नहीं, ना कोई हीट बाहर से आया ना कोई हीट अंदर से गया, बाहर भी निकला। ठीक, तो इसमें एक्सटर्नल डेल क्यू का वैल्यू 0, तो इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी में गेन होगा उतना ही इंटरनल एनर्जी में लॉस भी होगा। डेल्टा यू गेन इज इक्वल टू डेल्टा यू लॉस। बताइए, इन कंक्लूजन्स में कोई कंफ्यूजन है तो? अभी हम लोग कोई सॉल्व नहीं किए हैं, हम लोग बस प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखे क्या क्या होगा। ठीक है, एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, चलो, तो हम लोग इसका एक एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। पहले कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, कौन कौन सा इससे नहीं बदलने वाला है? नंबर ऑफ मोल और डेल क्यू वाला, दो ही एक्सप्रेशन बन सकते हैं अपने पास। इन दोनों के अकॉर्डिंग पहला कौन सा यूज करना है ये बताओ? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन से मिलेगा। चेक करते हैं, यहां से हटा दें इनको। मतलब केटीजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब में ऐसा ही पहले हम लोग का कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। इनिशियल सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन होगा, फाइनल सिचुएशन क्या होगा वो अलग से लिख लेंगे, कौन कौन सा चीजें में चेंजेस या कौन सा एक्सप्रेशन यूज हो सकता है उसको भी नोट कर लेंगे। अब बस उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं, इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू क्या मिलेगा? CV अपॉन RT। चलो, तो पहले हाइड्रोजन एटम के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितना होगा? 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो 2 है उसके लिए फॉर्मूला प्रेशर P नॉट V नॉट अपॉन R, टेम्परेचर का वैल्यू 400। चलो, फाइनल सिचुएशन में प्रेशर का वैल्यू P, नया प्रेशर नहीं पता, नया वॉल्यूम 2 V नॉट, R नया टेम्परेचर ये भी नहीं पता। ठीक है, तो यहां से कुछ रिलेशन निकलेगा, कुछ कैंसिल आउट तो होगा। तो यहां से हम लोग चाहे तो P और T में रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? R तो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज V नॉट वाला टर्म भी कैंसिल। क्या मिलेगा? 2P/T इज इक्वल टू P नॉट अपॉन 400, पहला इक्वेशन। ठीक है, ये 2P/T P नॉट बाय 400। चलो, उसी तरह से एक दूसरा गैस है हीलियम। हीलियम के बारे में क्या लिखेंगे बताओ? नंबर ऑफ मोल्स 1, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला CV/RT, प्रेशर
V by R, टेम्परेचर 300। फाइनल सिचुएशन में प्रेशर P, नया वॉल्यूम 2V0 अपॉन R, नया टेम्परेचर T। तो यहाँ भी एक रिलेशन मिलेगा, R कैंसल आउट, ठीक है, V0 ऑल्सो कैंसल आउट, देन वी गेट 2P by T इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से हम लोग को दिखा क्या कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में रिलेट करना है। तो प्रेशर आप तभी निकाल सकते हैं जब टेम्परेचर पता हो, नहीं तो फिर नहीं निकलेगा। ये रिलेशन मिला। चलो अब एक और फंडा था, डेल्टा यू गेन इज इक्वल टू डेल यू लॉस। इसे भी देख लेते हैं हम लोग क्या हो सकता है। तो यहाँ बताओ डेल यू गेन का वैल्यू, मतलब जिसका कम टेम्परेचर था उसका टेम्परेचर बढ़ा, और डेल यू का तो फॉर्मूला अपने को पता है, दैट इज NCV डेल टी, NCV डेल टी। चलो बताओ गेन मतलब पहले लो टेम्परेचर था, उसका फाइनल टेम्परेचर बढ़ गया। बताओ इन दोनों में लो टेम्परेचर किसका था? 300। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला N, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1, CV हीलियम मतलब मोनो एटॉमिक गैस, CV का वैल्यू, CV थोड़ी देर पहले निकाले थे, 3R/2 डेल टी चेंज इन टेम्परेचर। तो बताओ 300 बड़ा होगा या T बड़ा होगा? तो क्या लिखना चाहिए था? T माइनस 300 इज इक्वल टू, इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स 2, CV H2 के लिए 5R/2 डायटोमिक है, एंड द लास्ट वन डेल टी 400, T में बड़ा कौन? 400, इट शुड बी 400 माइनस T। तो देखो इस इक्वेशन से क्या पता चला कि अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स वाला इक्वेशन यूज करते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन मिलेगा। तो मतलब वॉल्यूम पता है, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीनों टर्म इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो नया अगर आपको प्रेशर भी पता है, नया वॉल्यूम भी पता है, तब नया टेम्परेचर की बार में निकल जाएगा। मतलब दो वैल्यूज पता होनी चाहिए, फाइनल सिचुएशन और इनिशियल सिचुएशन में। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग डेल यू वाला फॉर्मूला लगाते हैं इसमें सिर्फ टेम्परेचर वाला टर्म इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अब से हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। अगर सिर्फ टेम्परेचर पूछा गया तो ये फंडा लगा लेंगे डेल यू वाला। अगर प्रेशर निकालना है तो पहले टेम्परेचर निकाल लेंगे और टेम्परेचर का वैल्यू पुट करके फिर प्रेशर निकालेंगे। दोनों फंडा क्लियर? मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो इक्वल होता है वो फंडा किस काम का? जब प्रेशर फाइनल का या फाइनल का वॉल्यूम निकालने बोला गया। ठीक है, तो उसमें अगर सिर्फ टेम्परेचर रिलेट करने बोला गया तो डेल्टा यू गेन इज इक्वल टू डेल्टा यू लॉस। तो यहां से कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये नीचे का 2 कैंसिल, आर भी कैंसिल, और मल्टीप्लाई 3 इंटू टी, 3T माइनस 3 इंटू 300 900, 10 इंटू 4 4000, 10 इंटू T 10T, T को इधर ले आते हैं ना, 3T, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस 13T, 900 प्लस 4000 4900। तो फाइनली T का वैल्यू 4900 अपॉन 13 यूनिट केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सियस। अगर ऑप्शन में डिग्री सेल्सियस दिया हो तो -273 कर देंगे, रिलेट करना तो आता ही है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना तो आता ही है। हम लोग ये फंडा पे लगा लेंगे। ये फंडा क्लियर? चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग।